नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 30 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और देखते देखते देखिए जून का महीना भी निकल गया, कल से जुलाई आ जाएगी और आप देख ही रहे हैं समय बीतते समय नहीं लग रहा है, बहुत तेजी से समय जा रहा है। तो जो भी आपका अगला एग्जाम है उसके लिए अभी से बिना समय गवाए अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। डेली करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर सब्जेक्ट की सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी शॉर्ट नोट्स बना करके उनका रिवीजन करते रहिए। यही मैं आपसे रोज रोज कहती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इतना तेजी से जा रहा है, आपका जो भी अगला एग्जाम है वो कब आ जाएगा, कब होकर के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अभी से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। चलिए, आपका समय बिना गवाए मैं आपकी क्लास स्टार्ट करती हूँ। क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, ये न सिर्फ गौ हत्या के बल्कि राज्य में हो रहे आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए ये ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? ऑप्शन दोस्तों आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने देखिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है दोस्तों, अभी हाल ही में देखा जाए तो देखिए राज्य में जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और जो संगठित अपराध क्या होता है, जो 2 या 4 लोगों के मिल करके योजनाबद्ध तरीके से किसी अपराध को किया जाता है, उसे संगठित अपराध के तहत रखा जाता है, ठीक है। इसका मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन जो है वो कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस ऑपरेशन का जो है कन्विक्शन का? तो जो एक तरीके से जिसपे कोई दोष सिद्धि है तो उस दोष सिद्धि प्रक्रिया में तेजी लाना है। विशेष रूप से देखा जाए तो बलात्कार, हत्या, गौ हत्या, धर्म परिवर्तन जैसे जो जघन्य अपराध हैं और साथ ही साथ जो पास्को नियम के तहत जो है मामला दर्ज है, इन मामले की सुनवाई में तेजी जो है जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से ये ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है। इसके तहत देखिए एक निगरानी सेल भी स्थापित किया जाएगा। तो प्रत्येक जो है पुलिस आयुक्त कार्यालय और जिला पुलिस प्रमुख का जो कार्यालय है वहां पे इस ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो दैनिक मामले दर्ज किए जाते हैं उनकी प्रगति की निगरानी के लिए एक निगरानी सेल भी स्थापित किया जाएगा, जिससे कि निगरानी किया जा सके कि कौन कौन से मामले दर्ज हो रहे हैं, उनमें तेजी से दोष सिद्धि करके जो दोषी है उसको सजा दी जाए, ठीक है। और ऐसे मामलों को कम से कम होने का जो है प्रयास किया जाए। तो ये है ऑपरेशन कन्विक्शन दोस्तों। चूंकि बात कर रहे हैं यहाँ पे भी हम लोगों ने एक पास्को अधिनियम के बारे में पढ़ा। पास्को यानी कि यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण। ये अधिनियम दोस्तों 2012 में जो है लागू किया गया था और इस अधिनियम का जो उल्लेख है दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में, ठीक है, राइट टू लीव जिसमें है दोस्तों, उसी में इसका जो है उल्लेख किया गया है पास्को अधिनियम का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये दोस्तों कहाँ होगा? ये होगा चंडीगढ़ में, ठीक है। करेक्ट आंसर इस सी है, चंडीगढ़ में। तो ये जो है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का दोस्तों जो आयोजन किया जाएगा ये नई दिल्ली में किया जाएगा। ये 5 से लेकर के 7 जुलाई, ठीक है, 5 से लेकर के 7 जुलाई के बीच में किया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस सम्मेलन का? तो समूचे हरित हाइड्रोजन वैल्यू चेन में हुई हाल की प्रगति और उभरती तकनीकी पर चर्चा करने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदायों को एक मंच पर लाना। इस उद्देश्य से जो है इस अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका अन्य उद्देश्य देखिए दोस्तों, तो हरित हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्रणालीगत उपाय को प्रोत्साहन देना भी इसके अन्य लक्ष्यों में से एक है। और साथ ही साथ देखा जाए इसमें जो हरित वित्त पोषण, मानव संसाधन कौशल और स्टार्टअप पहलों पर भी चर्चा होगी इस सम्मेलन के दौरान, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, ये जो अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में अगले महीने 5 से 7 जुलाई के बीच में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि नियुक्ति से संबंधित है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस, ठीक है, बाहरी जो अंतरिक्ष है, इस अफेयर्स के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे आउटर स्पेस अफेयर्स के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के? तो ये किया गया है आरती होला मैनी को किया गया है। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो ये भारतीय मूल की हैं दोस्तों, ये भारतीय मूल की उपग्रह उद्योग विशेषज्ञ हैं दोस्तों, जिनका नाम है आरती होला मैनी, और इनको वियना में, ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना में बाहरी अंतरिक्ष कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति की गई है वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के द्वारा इनकी जो है नियुक्ति की गई है। और इनके बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो कि भारतीय मूल की है और भारत में पंजाब मूल की है, ये एक ब्रिटिश नागरिक है। और ये किसका स्थान लेंगी, तो ये इटली के, ठीक है, सिमोनिटा डी पीपो का स्थान ये लेंगी। ठीक है, आरती होला मैनी की बात करें दोस्तों, तो इनका जो अनुभव है, ये अंतरिक्ष क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों का इनका अनुभव है। वे भारतीय उपग्रह उद्योग संघ में सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी हैं। अगर हम बात करें दोस्तों बाहरी अंतरिक्ष मामलों का, तो ये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, अन्वेषण और सतत आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। कौन, तो ये जो बाहरी अंतरिक्ष मामले जो अफेयर्स है, ये बेसिकली देखा जाए जो अंतरिक्ष है उन पे शांतिपूर्ण उपयोग के, उनके अन्वेषण और सतत आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बाहरी अंतरिक्ष कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो आरती होला मैनी को चुना गया। चूंकि ध्यान रखिएगा ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? देखिए ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये रखा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा रखा गया है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो DY चंद्रचूड़ है, इन्होंने जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू एवं कश्मीर और जो है लद्दाख उच्च न्यायालय की आधारशिला, जो नया परिसर बन रहा है उसकी आधारशिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा रखा गया है। यह परिसर जो है वो रायका क्षेत्र में, जम्मू शहर के रायका क्षेत्र में स्थित है, और इस परिसर को बनाने में लगभग जो है 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आ रही है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये जो जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय जो है, ये पहली बार 30 जून यानी कि आज और 1 जुलाई को श्रीनगर में 2 दिवसीय अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक की मेजबानी भी करेगा। तो ध्यान रखिए कि अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक कहाँ की जा रही दोस्तों, तो जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय में किया जा रहा है 30 जून को और 1 जुलाई को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। चलिए आप मुझे बताइए DY चंद्रचूड़ जो है ये किस क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्रम के मामले में इनका क्रम कितना आता है और किस अनुच्छेद में, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में उल्लेख किया गया है, इनका क्रम कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला प्रश्न है दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि फीफा ने अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो देखिए पहले ये जो है अंडर 17 विश्व कप, जो फीफा विश्व कप होने वाला था, इसकी मेजबानी पेरू करने वाला था, लेकिन पेरू से ये मेजबानी लेकर के दोस्तों इंडोनेशिया को जो है फीफा ने सौंपा है। तो इंडोनेशिया जो है इस साल के अंत में, ठीक है, फीफा के जो अंडर 17 विश्व कप है दोस्तों उसकी मेजबानी करेगा। ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों ये नवंबर से दिसंबर यानी कि 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। पहले इसकी मेजबानी जो थी वो पेरू को दी गई थी कि पेरू मेजबानी करेगा। 2019 में ये निर्णय लिया गया था, लेकिन देश की जो बुनियादी ढांचे की स्थिति है उसको देखते हुए काफी ज्यादा चिंताओं के कारण फीफा ने पेरू से ये मेजबानी का अधिकार लेकर के इंडोनेशिया को दे दिया। इंडोनेशिया को जो मेजबानी दी गई है दोस्तों या फिर मेजबान के रूप में चुनने का निर्णय जो है ये एक तरीके से देश की क्षमता में जो फीफा का विश्वास है दोस्तों वो दर्शाता है। ठीक है, तो फीफा करने वाला है दोस्तों अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इस साल के अंत में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड।
वही बात करें दोस्तों, देखा जाए अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है कि फीफा क्लब विश्व कप का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा 2025 में, जून 2025 में, और इस पहले संस्करण की जो मेजबानी करेगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाएगा फीफा क्लब विश्व कप का पहला संस्करण। और ये क्लब जो है, क्लब विश्व कप जो है हर 4 साल पर आयोजित किया जाएगा 2025 से, यानी कि पहला जो संस्करण होगा ये 2025 में होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, उसके बाद ये हर 4 साल के अंतराल पे फीफा क्लब विश्व कप जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो ये 2024 में कोपा अमेरिका की भी मेजबानी कर रहा है। इतना ही नहीं, 2026 में जो फीफा विश्व कप होने वाला है दोस्तों, वो 3 देशों के सह मेजबान के द्वारा हो रहा है, जिसमें मैक्सिको है, कनाडा है और यूएसए। तो 3 देशों के द्वारा 2026 में मेजबानी की जा रही है फीफा विश्व कप की, मैक्सिको के, कनाडा के और यूएसए के द्वारा। चलिए आप मुझे बताइए 2022 में जो फीफा विश्व कप हुआ था उसका मेजबान देश कौन था, ठीक है, किसके द्वारा मेजबानी की गई थी फीफा वर्ल्ड कप की 2022 में, ठीक है। 2026 में कौन कर रहा है, मैक्सिको कर रहा है, कनाडा कर रहा है और यूएसए कर रहा है। वही बात करें दोस्तों 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा समावेशी खेल है, इसका आयोजन दोस्तों 17 जून से लेकर के 25 जून के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे आपके एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि दिव्य कला मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो दिव्य कला मेला का आयोजन दोस्तों राजस्थान में किया जा रहा है, दिव्यांग जनों से संबंधित है ये। तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग देश भर के दिव्यांग जन उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादन और शिल्प कला को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठे कार्यक्रम दिव्य कला मेला को 29 जून से 5 जुलाई तक जवाहर कला केंद्र, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान में आयोजित कर रहा है, ठीक है। ये मेले की बात करें दोस्तों तो जो आगंतुकों के लिए एक रोमांचक अनुभव होगा, क्योंकि इस मेले में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्य सहित जो देश के विभिन्न हिस्से हैं उसमें रंग बिरंगे उत्पादों जैसे कि हस्तकला, हस्तकरघा, ठीक है, हस्तकरघा, यहाँ पे देखा जाए कशीदा, ठीक है, कशीदाकारी के काम और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को एक साथ देखने को इस मेले में मिलेगा, ठीक है। यह मेला देखिए दिव्यांग जनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में DEPWD की एक अनूठी पहल है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों कि जो दिव्यांग कला जो मेला है उसका आयोजन जयपुर राजस्थान में किया जा रहा है। अगला है दोस्तों रैंकिंग से रिलेटेड, टाइम एशिया रैंकिंग 2023 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष 200 में अपनी जगह बनाई है। तो टाइम्स एशिया, ठीक है, द रैंकिंग आता है, ठीक है। तो ये देखा जाए इसमें 18 विश्वविद्यालय ने 200 में अपनी जगह बनाई है, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। तो टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि द ने अपनी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया है और इसमें 200 शीर्ष जो विश्वविद्यालय है उसमें 18 जो है भारतीय विश्वविद्यालय ने अपनी जगह बनाई है। उसमें भी शीर्ष देखा जाए कौन है दोस्तों, तो भारतीय विज्ञान जो संस्थान है, ठीक है, IISc बेंगलुरु जो है उसने 48वें स्थान पे अपनी जगह बनाई है। और इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय संस्थान जो है IISc ये इंडिया में नंबर 1 रहा है और ओवरऑल में ये 48वें स्थान पे रहा है। पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो इसने अपनी 6 स्थान की बल्कि गिरावट किया है, ठीक है। अगर हम देखें शीर्ष पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है तो चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी रही है, लगातार चौथे साल इसने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वहीं दूसरे स्थान में भी चीन की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पैकिंग यूनिवर्सिटी, इससे भी लगातार चौथे साल जो है अपने दूसरे स्थान पे रहा है। और तीसरे स्थान पे दोस्तों सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रही है जो कि तीसरे स्थान पे, और इसने भी लगातार चौथे साल अपनी जो है रैंकिंग बरकरार रखा है, ठीक है। और हमने क्या देखा कि जो 200 टॉप यूनिवर्सिटी रही हैं वर्ल्ड की, एशिया की, उसमें जो है 18 यूनिवर्सिटी 200 में आई है भारत की, जिसमें 48वें स्थान पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रही है जो कि इंडिया में नंबर 1 और उस तरह से ओवरऑल रैंकिंग में 48वें स्थान पे रही है, ठीक है, ध्यान रखेगा। आइए एक और भी रैंकिंग आई थी दोस्तों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इसमें IIT बॉम्बे को भारत में प्रथम, ठीक है, और विश्व में 148वां स्थान मिला है, ठीक है, IIT बॉम्बे को। अगर हम देखें ऐसा पहली बार
समाचार हो रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में जो आईआईटी बॉम्बे है उसको सिर्फ 150 विश्वविद्यालय में स्थान मिले हैं। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आई है, इसमें आईआईटी बॉम्बे ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया। अब आप मुझे बताइए भारत में प्रथम और विश्व में दोस्तों 149वां। अब आप मुझे बताइए पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, फर्स्ट प्लेस पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। अगला मंत्रालय से संबंधित प्रश्न है दोस्तों कि किस मंत्रालय के द्वारा उत्प्रेरक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो उत्प्रेरक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है किस मंत्रालय के द्वारा, ये किया गया है दोस्तों विद्युत मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने उद्योग जगत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत के योगदान को बेहतर करने के लिए एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। यहाँ पे हम बात करें उत्प्रेरक, देखिए उत्प्रेरक का फुल फॉर्म क्या है, उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, ठीक है, ये इसका संक्षिप्त नाम है उत्प्रेरक का। ऊर्जा कौशल तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित यह उत्कृष्टता केंद्र भारतीय उद्योग की ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाना चाहता है। इस केंद्र की स्थापना विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र के नाम से विद्युत मंत्रालय के राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के बदरपुर नई दिल्ली परिसर में किया गया है। अगर हम बात करें इस संस्था का काम कैसे करेगा, तो उत्प्रेरक देखिए एक रणनीतिक क्षमता निर्माण संस्थान के रूप में काम करेगा। इसके साथ साथ देखिए यह ऊर्जा दक्षता में शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए देश भर के ऊर्जा पेशेवरों के लिए एक ही जगह सभी समाधान जो है ये प्रदान करेगा। कौन दोस्तों, ये उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्कृष्टता केंद्र जो है जिसका नाम हम देख रहे हैं उत्प्रेरक, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, ठीक है। आते दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे, लेकिन उसके पहले हम एक नोट्स देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों केंद्रीय पोत नौवहन और जल मार्ग मंत्री और आयुष मंत्री जिसका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने पोत नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के नए दिशा निर्देश सागर सामाजिक सहयोग लॉन्च किया है। तो सागर सामाजिक सहयोग किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, केंद्रीय पोत नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। इस नए जो दिशा निर्देश है दोस्तों, इसके अनुसार देखा जाए बंदरगाह अब सीधे CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियां चला सकेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सागर सामाजिक सहयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों की किसके द्वारा 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए जीतेंगे हम अभियान को प्रारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, ये अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। तो जीतेंगे हम अभियान जो है वो अडानी समूह के स्थापना दिवस समारोह के दौरान गौतम अडानी के 61वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम देखा जाए 1983 में विश्व कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम को सम्मानित किया गया है इस कार्यक्रम के दौरान। और अभियान का उद्देश्य क्या, आगामी जो ICC वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 है उसके पहले जो है टीम का मनोबल बढ़ाना जो है ये इसका उद्देश्य है। और इतना ही नहीं, जीतेंगे हम अभियान जो है ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए राष्ट्रीय गौरव और समर्थन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीतेंगे हम जो है ये एक तरीके से जो कार्यक्रम है, जो अभियान है, ये अडानी समूह के द्वारा शुरू किया गया है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे, और आज का लास्ट MCQ है कि हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय अनानास दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल जो है पाइनएप्पल डे सेलिब्रेट किया गया, कब किया गया, तो 27 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय अनानास दिवस मनाया गया, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखा जाए हर साल जो है 27 जून को अंतरराष्ट्रीय अनानास दिवस इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें अनानास के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत का प्रमुख राज्य है अनानास में, तो त्रिपुरा जो है, ठीक है, त्रिपुरा जो है अनानास उत्पादन में जो है सबसे आगे है भारत में। वही क्वीन जो है अनानास की एक प्रजाति है जो कि अनानास की सबसे बेहतरीन किस्मों में से एक है, और क्वीन अनानास जो है त्रिपुरा का ये राज्य फल भी है। और अगर हम 2021-22 में देखें तो लगभग 11,505 हेक्टेयर में अनानास की खेती की गई थी त्रिपुरा में। वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए दोस्तों तो कोस्टा रिका जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक देश है। उसके बाद देखा जाए इंडोनेशिया, फिलीपींस भी जो है ये अन्य अनानास उत्पादक शीर्ष देश है, ठीक है। तो
अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 27 जून को। त्रिपुरा जो है भारत में अनानास उत्पादन का प्रमुख राज्य है। वर्ल्ड में देखा जाए तो कोस्टा रिका है। आइए कुछ अन्य दिवस भी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि 26 जून को हम लोगों ने मनाया दोस्तों विश्व ड्रग दिवस। 27 जून को MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डे सेलिब्रेट किया 27 जून को। वहीं कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को, और विश्व संगीत दिवस मनाया गया 21 जून को। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया दोस्तों, कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया दोस्तों 23 जून को, और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया दोस्तों 23 जून को। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, कौन करेगा? गुरुग्राम करेगा। वहीं देखा जाए महिला खिलाड़ी को WCC क्रिकेट समिति में शामिल किया गया, किस महिला खिलाड़ी को? तो हीथर नाइट, झूलन गोस्वामी को। क्रेडिट कार्ड आधारित UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है, कौन सा दोस्तों? कैनरा बैंक। वहीं देखा जाए RAW हिटमैन नामक नई पुस्तक के लेखक हैं S हुसैन जैदी, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO बने हैं कौन? रोहित जावा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स बना करके प्रिपरेशन करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।